नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का सादर अभिनंदन। प्रिय शोधार्थियों और विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी को विदित है कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने एजुकेशनल रिसर्च पैराडाइम को डिस्कस किया। उसके अंतर्गत हमने एजुकेशनल रिसर्च पैराडाइम का कंसेप्ट, उसकी परिभाषा तथा उसके फिलोसॉफिकल बेसिस को समझा। उसके अंतर्गत हमने पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म की भी चर्चा की। तो आज हम एक नए पैराडाइम की चर्चा करेंगे, एक नए एजुकेशनल रिसर्च पैराडाइम की चर्चा करेंगे। इस नए एजुकेशनल रिसर्च पैराडाइम का नाम है क्रिटिकल थियरी पैराडाइम। क्रिटिकल थियरी पैराडाइम को हिंदी में आलोचनात्मक सिद्धांत प्रतिमान भी कहा जाता है। इसे ट्रांसफॉर्मेटरी पैराडाइम और इमेंसिपेटरी पैराडाइम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले यदि इसके फिलोसॉफिकल अजम्पशंस की बात करें तो उससे पहले हमें इसके एमर्जेंस को समझना होगा कि किस प्रकार पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म के आने के बाद ये जो क्रिटिकल थियरी पैराडाइम है ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया, किस प्रकार इसका एमर्जेंस हुआ, किस प्रकार इसका उद्भव हुआ। तो आइए समझते हैं इसको। पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म के आने के बाद कुछ स्कॉलर्स ने इन डोमिनेंट पैराडाइम को क्रिटिसाइज किया। यदि उदाहरण के तौर पर देखें तो गिलियन ने 1982 में कहा कि कुछ रिसर्च स्टडीज़ जिनके आधार पर कुछ सोशोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल थियरीज़ का जो डेवलपमेंट हुआ है वे रिसर्च स्टडीज़ एक्चुअली क्या थी? एक्चुअली वे रिसर्च स्टडीज़ वाइट मेल इंटेलेक्चुअल्स द्वारा, है ना, वाइट मेल इंटेलेक्चुअल्स द्वारा मेल सब्जेक्ट्स को स्टडी करने के आधार पर डेवलप की गई थी। यदि यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स रहते हैं उन्होंने ये कहा कि जो भी रिसर्च पॉलिसीज़ आई हैं या जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स आए हैं उनसे कभी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो रिसर्च पॉलिसीज़ और रिसर्च प्रोजेक्ट्स हमेशा से रेशियली बायस्ड थे। इसी प्रकार यदि अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में ये जो डोमिनेंट रिसर्च पैराडाइम है, स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं कि ये जो डोमिनेंट रिसर्च पैराडाइम्स हैं इन्होंने अफ्रीकन कम्युनिटीज़ के वेज ऑफ नोइंग को, मतलब उनके जानने के तरीकों को, उनके ज्ञान को मार्जिनलाइज्ड कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स या रिसर्च पॉलिसीज़ आई वो कैसी थी? वो उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए अप्रासंगिक थी। तो यदि हम इन सारी सिचुएशंस को देखें, यदि हम इन सारी सामाजिक परिस्थितियों को देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि इन सारी परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप क्रिटिकल थियरी पैराडाइम का इमर्जेंस हुआ। क्रिटिकल रिसर्च पैराडाइम अपने आप में उन सभी रिसर्च डिज़ाइंस को, रिसर्च डिज़ाइंस का मतलब है उन सभी रिसर्चेस को अपने आप में सम्मिलित कर लेता है जो ऐसे दर्शन तथा ऐसी थियोरीज से इंस्पायर्ड है, ऐसी थियोरीज से इन्फ्लुएंस्ड है जिनकी एक ही कॉमन थीम है। वो क्या कॉमन थीम है? कि सामूहिक क्रियाओं द्वारा समाज में परिवर्तन लाना, टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी थ्रू ग्रुप एक्शंस। और ऐसी ही एक थियोरी का नाम है मार्क्सिज्म, जिसे हिंदी में मार्क्सवाद भी कहा जाता है। क्या है ये मार्क्सिज्म? जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स का ये विश्वास था कि जब रूलिंग क्लास जो होती है, मतलब जो एम्पावर्ड क्लास होती है, जो शासक वर्ग होता है, जब वह इकोनॉमी पर कंट्रोल कर लेता है, मतलब जब वह उत्पादन के साधनों पर कंट्रोल कर लेता है तो वह मानसिक उत्पादन, ज्ञान के मानसिक उत्पादन को भी कंट्रोल कर लेता है। यानी कि जो मेंटल प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज है उसको भी वो कंट्रोल कर लेता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि यदि समाज में एम्पावर्ड रूलिंग क्लास है, यदि इकोनॉमी पर उसका कंट्रोल है तो वो साथ ही साथ किस पर कंट्रोल कर लेगा? वह ज्ञान पर भी कंट्रोल कर लेगा। मतलब जिस ज्ञान को वो ऑथेंटिक कहेगा वही ज्ञान ऑथेंटिक माना जाएगा, जिस ज्ञान को वो वैलिड और रिलायबल कहेगा उसी ज्ञान को रिलायबल और वैलिड या ऑथेंटिक ज्ञान माना जाएगा। निस्संदेह यह जो उत्पादित ज्ञान है या यह जो मेंटल प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज है जो कि रूलिंग क्लास द्वारा प्रतिपादित की गई है, यह आगे चलकर अन्य समाज की नॉलेज को क्या कर देती है? ये प्रभावहीन बना देती है और अपने डोमिनेंस को, अपने आधिपत्य को बरकरार रखने की कोशिश करती है। मार्क्सिज्म के अंतर्गत जो डोमिनेंट रिसर्च पैराडाइम्स हैं उनके डोमिनेंस को और अन्य संस्कृतियों में उपजे ज्ञान की प्रभावहीनता को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो क्रिटिकल थियरी पैराडाइम है उसमें कुछ अन्य थियरीज भी हैं। वो कौन कौन सी हैं? क्रिटिकल थियरी है, फेमिनिस्ट थियरीज हैं, फ्रायरियन थियरीज है, पोस्ट कॉलोनियल थियरीज हैं और रेस स्पेसिफिक थियरीज आदि प्रमुख हैं।
अब यदि हमने इसके इमरजेंस की बात की है तो यहाँ पर फ्रैंकफर्ट स्कूल का जिक्र करना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये जो क्रिटिकल थियरी पैराडाइम है इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जो जड़ें हैं वो फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है वो 1923 में इस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ पे? ये गोएथे यूनिवर्सिटी जो जर्मनी में है वहाँ पर ये शुरू हुआ था। और यहाँ पर जो कुछ स्कॉलर्स थे उन्होंने सबने मिलकर क्रिटिकल थियोरी को एमर्ज किया। इसमें यदि इसके अनुसार कुछ स्कॉलर्स की बात करें, इस फ्रैंकफर्ट स्कूल में किन स्कॉलर्स ने पार्टिसिपेट किया या किन स्कॉलर्स ने मिलकर इस थियोरी को जनरेट किया, तो उसमें प्रमुख हैं आपके हेबरमेस के अलावा जो हैं इसमें प्रमुख है आपके मैक्स हॉर्खीमर, हर्बर्ट मर्क्यूज और वाल्टर बेंजामिन। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे जो है जनरेशन वाइज, फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में और थर्ड जनरेशन में अलग अलग स्कॉलर्स उत्पन्न हुए। अब हम बात करेंगे इस एजुकेशनल रिसर्च पैराडाइम के उद्देश्य की। मतलब इस क्रिटिकल थियोरी पैराडाइम का जो उद्देश्य है वो एजुकेशनल रिसर्च में क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है? तो द क्रिटिकल थियोरी पैराडाइम के समर्थकों का ये मानना है कि आज हम जिस ग्लोबल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, है ना, जो हमारे सामने दिन प्रतिदिन नए नए संकट आ रहे हैं, उसके लिए ये आवश्यकता है कि हम केवल ऐसे ग्रेजुएट्स ना प्रोड्यूस करें जो कि कुछ साइंटिफिक रिसर्च करें, जैसे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्चेस करें, बल्कि आज की एजुकेशनल रिसर्च की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती ये है, हमें शोधार्थियों में और शिक्षकों में क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक चिंतन और कल्पनात्मक चिंतन का विकास करना है। क्यों करना है? जिससे वो एम्पावर हो सके, मेंटली एम्पावर हो सके, सशक्त हो सके। क्यों सशक्त हो सके? इसलिए सशक्त हो सकें जिससे कि वे कुछ प्रश्नों पर विचार कर सकें। कैसे प्रश्नों पर विचार कर सकें? कि भाई जो वर्तमान पॉलिसीज़ हैं, जो सोशल पॉलिसीज़ हैं या प्रैक्टिसेस हैं, जो आपकी परंपराएं हैं, कार्यप्रणाली हैं, उनके द्वारा किसके हितों या अधिकारों की पूर्ति नहीं की जा रही है। ठीक है? तो कहीं ना कहीं जो क्रिटिकल रिसर्च पैराडाइम है यह क्या करता है, अपने शोध में, है ना, इसके अंतर्गत आने वाले जो शोध हैं उसमें इन्हीं इश्यूज को संबोधित करते हुए एक डीप डेमोक्रेसी की बात करता है। डीप डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जिसमें जो अन्यायपूर्ण सामाजिक संरचनाएं, परंपराओं और कार्य प्रणालियों की पहचान कर उन्हें रूपांतरित करने पर बल दिया जाता है। क्रिटिकल थियोरी पैराडाइम का प्राइमरी पर्पस समाज में व्याप्त उन ग्रॉस पावर रिलेशंस को आइडेंटिफाई करना है ना। ग्रॉस पावर रिलेशंस कौन, किस तरह के जो गूढ़ या जो कहिए स्थूल शक्ति संबंध हैं उनको पहचानना है, और केवल पहचानना ही नहीं है, उनका विरोध करना है। और केवल विरोध करना ही नहीं है, उनका क्या करना है, उनको परिवर्तित करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन भी देना है। जिससे क्यों करना है ऐसा? क्योंकि इन्हीं ग्रॉस पावर रिलेशंस की वजह से समाज में इथिकली क्वेश्चनेबल प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज का जन्म होता है। क्या है प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज? मतलब कुछ जो लोग हैं या कुछ पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो अपने फायदे के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो जो प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज हैं वो कैसी हैं? इथिकली क्वेश्चनेबल हैं। इसका मतलब वो इथिकली मॉरली सही नहीं है, गलत है। और इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से आगे चलकर क्या होता है, सोशल इनइक्वालिटीज़ और सोशल इनजस्टिस का उद्भव होता है ना। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जो क्रिटिकल थियरी पैराडाइम है एक्चुअली उसका मेन पर्पस है कि एजुकेशनल रिसर्च में क्रिटिकल थियरी पैराडाइम शोधार्थियों में, विद्यार्थियों में या शिक्षकों में वो इमेजिनेटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करता है। इसीलिए ये रिसर्चेस करने का जो औचित्य है वो हम एजुकेशनल रिसर्च में इसको स्थापित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्रिटिकल थियोरी रिसर्चेज में प्रोसेस ऑफ राइटिंग की। मतलब इसको लिखते कैसे, किस तरह से थीसिस या डिसर्टेशन लिखी जाती है। देखिए, जो क्रिटिकल रिसर्चेज होती हैं उसमें प्रोसेस ऑफ राइटिंग जो होती है वो इंटरप्रेटिव पैराडाइम की तरह ही होती है, लेकिन इसमें एक एडिड डायमेंशन होता है। वो एडिड डायमेंशन क्या होता है? वो होता है आपका क्रिटिकल डायमेंशन। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो रिसर्चर है या शोधकर्ता जो है वो क्या करता है, एस्टैब्लिश्ड पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस पर आइडियोलॉजी क्रिटिक करता है। मतलब उनकी वैचारिक समीक्षा करता है और उनका क्रिटिकल एनालिसिस करता है ना। एक क्रिटिक एंगल से उसको देखता है। किसको देखता है? उस मुद्दे को जिस पर वह रिसर्च कर रहा है या रिसर्च करने जा रहा है। ओके,
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिसर्चर अपनी जो एक कॉन्शियसनेस है, और कैसी कॉन्शियसनेस है, अपनी क्रिटिकल कॉन्शियसनेस को रेज करता है ना, क्रिटिकली काम को करने की कोशिश करता है, काम को करने का प्रयास करता है और एक बेहतर समाज के नैतिक परिदृश्य का निर्माण करता है। अब यह कार्य वह दो तरह से कर सकता है। कैसे? एक तो इंडिविजुअली कर सकता है और एक कोलैबोरेटिवली कर सकता है। यदि कोलैबोरेटिवली की बात करें तो कोलैबोरेटिव किसके साथ कोलैबोरेट करेगा? वह उन पार्टिसिपेंट्स के साथ कोलैबोरेट करेगा, वह उस कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेट करेगा, मतलब जो लेस एम्पावर्ड हैं, है ना। तो कोलैबोरेशन किसके साथ? कोलैबोरेशन विद लेस एम्पावर्ड अदर्स, उनके साथ ये कार्य करता है। तब इस तरह की रिसर्चेस को कहा जाता है क्रिटिकल एक्शन रिसर्च। क्रिटिकल एक्शन रिसर्च में जो शोध करता है वो कैसे कार्य करता है? वो एक एडवोकेट की तरह कार्य करता है, वो एक चेंज एजेंट की तरह कार्य करता है, वो एक फैसिलिटेटर की तरह कार्य करता है। जो क्या करता है? जो कि एक अधिक इक्विटेबल, फेयर और सस्टेनेबल जो सोसाइटी है उसके लिए तर्क करता है और एक सही मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जो रिसर्चर है वो क्या करता है? उस जटिल सामाजिक मुद्दे के प्रति एक क्रिटिकल सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना, जो अपनी आत्म जागरूकता है ना, उसको और अपनी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को, है ना, आलोचनात्मक समझ को वो प्रदर्शित करता है अपने वर्क में, है ना। उन चीज़ों को लिखता है कि वो उस जटिल मुद्दे के प्रति क्या सोच रहे हैं। और यहाँ पर केवल क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ही काफ़ी नहीं है। यहाँ पर रिसर्चर उन नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन भी करता है, मतलब उन नैतिक सिद्धांतों के लिए जो है एक मार्ग प्रशस्त करता है, जो ये बताते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए के स्थान पर क्या होना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि जो क्रिटिकल एक्शन रिसर्च होती हैं उसमें बेसिकली जो रिसर्चर है वो क्या करता है? एक्शन लेता है ना, ट्रांसफॉर्म करने के उद्देश्य से एक्शन लेता है। यदि हम इसको क्लासरूम से थोड़ा सा लिंक करें तो एक टीचर एज अ रिसर्चर जो है इंक्लूसिव पेडागोजी, है ना, कल्चरल इंक्लूसिवनेस, क्रिटिकल पेडागोजी या सोशल जस्टिस जैसे मुद्दों पर इसमें रिसर्च कर सकता है। अब यहाँ पर जो हमने प्रोसेस ऑफ राइटिंग की बात की है, यहाँ पर प्रोसेस ऑफ राइटिंग इस तरह की होनी चाहिए कि जो रीडर्स है, जो पढ़ने वाला है, जो उस थीसिस को पढ़ रहा है, उसके अंदर भी क्रिटिकल अवेयरनेस और क्रिटिकल एनालिसिस की समझ उत्पन्न होनी चाहिए। यह ज़रूरी है इस तरह की रिसर्चेस के लिए। तो ये हमने बात करी क्रिटिकल थ्योरी पैराडाइम के उद्देश्य की। अब हम बात करते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो इसका सब टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड फिलोसॉफिकल अजम्पशंस। क्योंकि इससे पहले के जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने क्या किया था? हर एक पैराडाइम को ऑन्टोलॉजिकली, एपिस्टेमोलॉजिकली और एक्सियोलॉजिकली समझा था, क्योंकि वहीं से हमारी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होती है कि आखिर इस एजुकेशनल रिसर्च पैराडाइम में क्या है। क्या है का मतलब क्या है कि ये ऑन्टोलॉजी नेचर ऑफ रियलिटी को कैसे परसीव करता है ना, नेचर ऑफ नॉलेज को कैसे परसीव करता है, और जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यू लेडन है या वैल्यू फ्री है, वैल्यू को किस प्रकार से परसीव करता है। तो आइए हम बात करते हैं अब इसके फिलोसॉफिकल अजम्पशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी ऑन्टोलॉजी की। तो यदि इसकी ऑन्टोलॉजी देखें, यदि इसकी नेचर ऑफ रियलिटी देखें इस रिसर्च पैराडाइम की, तो वो क्या है? तो रियलिटी के आधार पर यह रिसर्च पैराडाइम कहता है कि देयर आर मल्टीपल रियलिटीज़, और वो मल्टीपल रियलिटीज़ कैसी हैं? सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। और सोशली कंस्ट्रक्टेड जो मल्टीपल रियलिटीज़ हैं वो कैसी हैं? वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हैं, लगातार बदल रही हैं। अभी हमने देखा था ना कि मार्क्सिज्म क्या बता रहा था? मार्क्सिज्म यही बता रहा था ना कि जो ग्रुप या जो कम्युनिटी पावर में है उसी के अकॉर्डिंग जो है नॉलेज प्रोड्यूस होती है। वही ग्रुप जो है वह नॉलेज की ऑथेंटिसिटी को, वैलिडिटी को या उसकी जो रिलायबिलिटी को इस्टेब्लिश करता है। तो यहाँ यही बात है कि मल्टीपल रियलिटीज़ हैं, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं और कैसी हैं? वो लगातार चेंज हो रही हैं, लगातार परिवर्तित हो रही हैं। अब यदि हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पिछले हमने दो पैराडाइम्स पढ़े हैं, पैराडाइम जो समझे हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलैरिटी भी है और थोड़ा सा कुछ डिफरेंस भी है। क्या डिफरेंस है इसमें? देखिए, इंटरप्रेटिव पैराडाइम में भी हमने ये बात कही थी कि वहाँ पर भी मल्टीपल रियलिटीज़ हैं और वो कैसी हैं? सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। लेकिन वहाँ पर जो हमने मल्टीपल रियलिटीज़ की बात कही थी, सोशली कंस्ट्रक्टेड मल्टीपल रियलिटीज़ की बात कही थी, वो कैसी हैं? वो पर्सनल या ग्रुप फॉर्मेशन के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं।
मतलब जो पर्सनल बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, जो आपके इंटरप्रिटेशंस हैं, उनसे वो रियलिटीज़ पता चलती हैं। यहाँ पर पर्सनल की बात नहीं है ना। यहाँ पर बात कैसी है कि वो जो रियलिटीज़ है वो बाहर दिख रही है, मतलब समाज में क्या हो रहा है वो दिख रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि इसकी जो ऑन्टोलॉजी है वो पॉजिटिविज्म की तरह आउट देयर को फॉलो करती है। आउट देयर मतलब रियलिटी बाहर है, रियलिटी विजिबल है, दिख रही है। ऐसा नहीं है कि गुड स्ट्रक्चर्स नहीं है, गुड स्ट्रक्चर्स भी हैं, इनविजिबल स्ट्रक्चर्स भी हैं, लेकिन उन तक पहुँचने से पहले भी जो समाज में जो व्याप्त है वो सब कुछ दिख रहा है। पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है, कहीं ना कहीं डिसएम्पावरमेंट है, कहीं ना कहीं इनजस्टिस है। तो हम ये कह सकते हैं, यदि इसको थोड़ा सा कंट्रास्ट रूप में देखें, कि पॉजिटिविज्म की तरह इसकी ऑन्टोलॉजी कहती है कि रियलिटी इज आउट देयर, बाहर है, लेकिन इंटरप्रेटिविज्म की तरह ये पैराडाइम कहता है कि जो रियलिटी है वो कैसी है, सोशली कंस्ट्रक्टेड मल्टीपल रियलिटीज हैं जो कि लगातार चेंज हो रही है। इसका अर्थ यहाँ पर यह भी है कि जो रियलिटीज़ हैं वो सारी की सारी जो रियलिटीज़ है वो सही नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ बिलीव्स और वैल्यूज़ हैं, उनको जो है कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है, और कुछ बिलीव्स और वैल्यूज़ जो हैं वो कैसी होती हैं, अंडर रिप्रेजेंटिंग रह जाती है। वो डिपेंड किस पर करता है, उस पावरफुल ग्रुप पर जिसने अदर जो वेज ऑफ नोइंग है उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। तो इस तरह से हम जो है इसकी ऑन्टोलॉजी को समझ सकते हैं। यदि इसकी ऑन्टोलॉजी को और थोड़ा सा समझना चाहे तो इसकी जो ऑन्टोलॉजी होती है वो कैसी होती है, मल्टीपल लेयर्ड में होती है। मल्टीपल लेयर का मतलब क्या है, ये बात हमने इंटरप्रेटिविज्म में भी कही थी, लेकिन वहाँ पर और यहाँ पर हमको अंतर समझना जरूरी है। वहाँ की जो रियलिटी थी वो आउट देयर नहीं थी, वो बाहर नहीं थी, लेकिन यहाँ की जो रियलिटी है वो कहीं ना कहीं हमें बाहर दिखती है, विजिबल है। हालांकि गुड स्ट्रक्चर्स हैं, उस तक हम बाद में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सुपरफिशियली हम ये पता लगा लेते हैं कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। अभी जो हमने बात की कि मल्टीपल रियलिटीज़ हैं और सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग भी हैं, तो इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं जो रियलिटी है वो बहुत सारे फैक्टर से शेप होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किससे शेप्ड होती है, वो पावर बेस्ड रिलेशन से शेप होती है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रियलिटी को प्रभावित करते हैं? वे फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, एथनिक, है ना, लैंगिक यानी कि जेंडर बेस्ड जो फैक्टर्स होते हैं, और पावर बेस्ड जो रिलेशंस होते हैं या पावर बेस्ड जो फैक्टर्स होते हैं, वो सभी के सभी ये सारी चीज़ें मिलकर रियलिटी को प्रभावित करते हैं। अब यदि हम थोड़ा सा और बात करते हैं कि रियलिटी कैसी है, मल्टी लेयर्ड है, अभी हमने बात की थी। मल्टी लेयर्ड का यहाँ अर्थ ये है कि जो कुछ विजिबल स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, जो कुछ सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स हैं वो तो विजिबल हैं, वो तो हमें दिख जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके नीचे कुछ ऐसे डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसी डीप संरचनाएं होती हैं, कुछ ऐसे अनऑब्जर्वेबल फिनोमिना होते हैं जो हमको इजीली नहीं दिख पाते। तो यही अंतर है। पॉजिटिविज्म में सब कुछ आउट देयर था, सब कुछ क्या है वो दिख रहा था। दिखते रहने का यहाँ अर्थ ये है कि यदि मान लीजिए कोई थ्योरी या प्रिंसिपल प्रतिपादित हो रहा है तो वो सभी के लिए एक है ना। यदि 100 लोग हैं, 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उनके लिए, सभी के लिए वह थ्योरी या वह सिद्धांत माननीय है। इंटरप्रेटिविज्म में मतलब यह है कि यदि 100 में से 95 लोग एक बात को मान रहे हैं और 5 लोग किसी अन्य बात को मान रहे हैं, तो 95 लोगों के साथ उन 5 लोगों की बात को भी तवज्जो दी जाएगी, है ना, उनकी बात को भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 100 में से 95 लोग एक बात कह रहे हैं, 5 लोग एक बात कह रहे हैं, तो यहाँ पर यह डिसाइड किया जाएगा कि वो जो 95 लोग बात कह रहे हैं क्या वो सही है, या जो 5% लोग हैं वो जो बात कह रहे हैं वो सही है। और वो कैसे निर्धारित होगा, वो समाज में उनकी पोजीशन से निर्धारित होगा, है ना। वो पावर बेस्ड फैक्टर्स हैं, जो सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए यह पता लगाया जाएगा कि वो 5% लोग सही हैं या वो 95% लोग सही है। क्योंकि हो सकता है यदि वो 5% लोग सही हैं, उन पर जो है कैसे हैं वो एम्पावर्ड लोग हैं, है ना, वो रूलिंग क्लास है। तो वहाँ पर उल्टा हो गया ना
क्योंकि इंटरप्रेटिविज्म तो कहीं ना कहीं सभी को अपने घेरे में लेता है, सभी 100 व्यक्तियों की बात को इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन जो पॉजिटिविज्म है वो क्या करता है, जैसे हम सिग्निफिकेंट लेवल देखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम 95% पर देखते हैं ना, तो यदि मान लीजिए 5% एरर आ भी रही है तो हम उसको बाई चांस मान लेते हैं। यहाँ पर बाई चांस का और एक जो पर्सनल बिलीव्स और वैल्यूज़ का इतना ज़्यादा एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर कंसेप्ट ये होता है कि क्या सही है क्या गलत है, वह डिसाइड होगा पावर बेस्ड रिलेशंस के आधार पर, और केवल पावर बेस्ड रिलेशंस ही नहीं, उसके अलावा जो अभी हमने फैक्टर्स की बात की है उन सभी के आधार पर यह तय किया जाता है कि रियलिटी आखिर है क्या, रियलिटी का नेचर है क्या। अब यदि हम इस रियलिटी को थोड़ा सा और जानना चाहें तो जो सोशल रियलिटी है अकॉर्डिंग टू दिस पैराडाइम, जो सोशल रियलिटी है वो कैसी है, हिस्टोरिकली बाउंड है। हिस्टोरिकली बाउंड का मतलब है कि रियलिटी का हिस्ट्री से कुछ ना कुछ कनेक्शन है ना। यदि हम हिस्टोरिकल ओरिएंटेशन को देखें, है ना, उस कम्युनिटी को या उस समाज के हिस्टोरिकल ओरिएंटेशन को देखें कि भाई इतिहास इसका कैसा रहा है, किस किस तरह से ये डेवलप होता आया है, और कुछ सामाजिक सिद्धांतों की सहायता ले, तो वो जो डीप रूटेड जो रियलिटी है उसको अनमास्क किया जा सकता है ना, उसका पता लगाया जा सकता है। तो ये जो सारी बातें थी ये थी हमारी ऑन्टोलॉजी के बारे में। अब हम बात करेंगे इसकी एपिस्टेमोलॉजी पर। एपिस्टेमोलॉजी मतलब हमने पहले ही बताया था क्या है, नेचर ऑफ नॉलेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज और वैलिडिटी ऑफ नॉलेज से ताल्लुकात रखती है। तो यदि हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले क्या, नेचर ऑफ नॉलेज, है ना, कि ज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो क्रिटिकल थियरी पैराडाइम ये कहता है कि ज्ञान वह है जो डायलेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग या हम कह सकते हैं लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से प्रोड्यूस होता है, और ऐसी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से प्रोड्यूस होता है जिसमें आलोचनात्मकता का पुट हो, आलोचनात्मकता का समावेशन होना चाहिए उस ज्ञान में। जैसा हमारे सामने ज्ञान परोसा गया हमें उसी ज्ञान को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करना है ना, उसके ऊपर जो है हमें क्रिटिकली थिंक करना है, अवेयरनेस लानी है कि कितना ये सही है कितना ये सही नहीं है, या जो नहीं है उसकी जगह क्या होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि समालोचनात्मकता का जो भाव है वह रिसर्चर के अंदर होना चाहिए। अब इसमें बात करेंगे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की, है ना, कि वो जो ज्ञान है वो कंस्ट्रक्ट कैसे हो रहा है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, कि जो नॉलेज है वो कैसे कंस्ट्रक्ट हो रही है, पार्टिसिपेंट्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से, है ना, उनके संदर्भ से। तो यहाँ पर ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो नॉलेज है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, वह पार्टिसिपेंट्स की ओपिनियन, उनके पोजीशन, है ना, सोशल पोजीशन उनकी क्या है, उनके कॉन्टेक्स्ट और उनके जो डिसाइडिंग क्राइटेरिया है ना, किस आधार पर जिस स्थिति में वो हैं, जिस पोजीशन में वो हैं, वो किस आधार पर तय की गई है, इन सभी के आधार पर जो है नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है ना, या कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होता है। अब यदि और इसकी बात करें वैलिडिटी ऑफ नॉलेज की, तो अकॉर्डिंग टू दिस पैराडाइम ये कहते हैं कि ट्रू नॉलेज वह है जो लोगों को सशक्त बना सके, है ना, एम्पावर्ड कर सके, है ना। क्यों एम्पावर्ड कर सके, जिससे कि जो शोधार्थी हैं या जो शिक्षक हैं वह क्या कर सके, लोगों के जो जीवन जीने का ढंग है या उनके जीवन जीने की जो कला है उसको वो अच्छी प्रकार से, मतलब भले प्रकार से, पॉजिटिव वे में उसको परिवर्तित कर सके। तो यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, सही सही ज्ञान वह है जो लोगों के जीवन को और उनके रहन सहन के ढंग को परिवर्तित कर सके। अब बात करते हैं एक्सियोलॉजी की, यानी कि मूल्य मीमांसा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मूल्य मीमांसा किससे डील करती है, मूल्य मीमांसा का मतलब है कि क्या जो पर्सन की वैल्यूज़ और बिलीव्स हैं क्या वो उसको अफेक्ट करते हैं, है ना, किसको, रिसर्च को, या नहीं करते हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो एथिक्स और वैल्यूज़ हैं, है ना, क्या वो रिसर्च को गवर्न करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जब हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिसर्चर की वैल्यूज़ और बिलीव्स का तो रियलिटी पर फ़र्क पड़ता ही है, प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही साथ समाज में रहने वाले विभिन्न वर्गों का, है ना, उनकी सोच का, उनके विश्वास का भी रियलिटी पर प्रभाव पड़ता है।
यहाँ पर जो रिसर्चर है वो रिसर्च को एक मॉरल और पॉलिटिकल एक्टिविटी के रूप में देखता है ना, और एक वैल्यू पोजीशन को होल्ड करके रखता है। मतलब जब वो रिसर्च करेगा तो एक वैल्यू को दिमाग में रखकर उसी के सहारे वो उस शोध कार्य को संपन्न करता है, और वो लगातार उस वैल्यू पर रिफ्लेक्ट भी करता रहता है कि क्या जो वैल्यू स्टैंस मैंने लिया है क्या वो सही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिनके अधिकारों के लिए या जिनके हितों के लिए मैं ये जो रिसर्च कर रहा हूँ या मैं जो कुछ नए नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करने जा रही हूं या जा रहा हूं ये सही नहीं है ना। क्रिटिकली उनको एग्जामिन करता है, वो उन पर रिफ्लेक्ट भी करता है। और बेसिकली इसमें जो वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली जो 3-4 वैल्यूज़ हैं जिन पर जो है रिसर्चर वो फोकस करता है, वो कौन कौन सी है? एक तो है रिस्पेक्ट, है ना, आदर की बात है इसमें। दूसरा है बेनिफिसेंस, यानी परोपकार को ध्यान रखते हुए इसमें रिसर्च की जाती हैं। और तीसरा है प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। तो इस तरह से 3-4 या अधिक वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए वैल्यूज़? वो इथिकली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, वो इथिक्स पे बेस्ड होनी चाहिए, है ना। उनके आधार पर जो है रिसर्चर एक वैल्यू स्टैंस लेता है और उसको कमिट करता है। अब यदि हम थोड़ी सी और वैल्यूज़ की यदि बात करें तो इंटरप्रेटिविज्म की तरह यहाँ पर हर किसी की वैल्यू पोजीशंस को सही नहीं माना जाता। हमने भी डिस्कस किया था कि इंटरप्रेटिविज्म में तो सब सही हैं, 100 के 100 लोग सही हैं। 100 के 100 लोग सही होने का मतलब है कि सबके बिलीव्स और वैल्यूज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी के वैल्यू पोजीशंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता रिसर्चर द्वारा। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि रिसर्चर यह तय करता है उनकी सोशल पोजीशन को देख करके कि किसकी वैल्यू पोजीशन सही है और किसकी वैल्यू पोजीशन सही नहीं है ना। उसके आधार पर ही वह उनकी वैल्यू पोजीशन को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे इसकी मेथोडोलॉजी पर। जैसा कि हमने पिछले पैराडाइम्स में जो हमारा पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम था और जो इंटरप्रेटिव पैराडाइम था उसमें हमने कैसे किया था, पहले फिलोसॉफिकल अजम्पशंस को डिस्कस किया, फिर मेथोडोलॉजी को, फिर रिसर्च डिज़ाइन को और सबसे लास्ट में डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट को। तो यहाँ पर भी अभी हमने फिलोसॉफिकल अजम्पशंस को डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं इसकी मेथोडोलॉजी पर। तो यदि क्रिटिकल थ्योरी पैराडाइम को देखा जाए तो क्रिटिकल थ्योरी पैराडाइम के अंतर्गत मेनली, है ना, मुख्य रूप से क्वालिटेटिव रिसर्चेस की तरह ही रिसर्च की जाती है। यानी कि जो यहाँ पर जो मेथोडोलॉजी है वो किसके समरूप होती है, वो क्वालिटेटिव रिसर्चेस के समरूप होती है। लेकिन यदि आवश्यकता पड़े तो शोधकर्ता यहाँ पर क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी को भी साथ में अडॉप्ट कर सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर कुछ स्कॉलर्स ने तर्क भी दिया था कि यहाँ पर मिक्स्ड मेथड मेथोडोलॉजी को यूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मिक्स्ड मेथड में क्या होता है, आपके पास एक जो है एक पूरे जो है बल्क रूप में आपके पास डेटा होता है जिसमें आप क्वालिटेटिव डायलॉग भी इस्टेब्लिश कर पाते हो और साथ ही साथ आपके पास में जो है फैक्ट्स हैं या पूरा जो डेटा इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके पास होती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं मेथोडोलॉजी के रूप में द क्रिटिकल थ्योरी पैराडाइम के अंतर्गत मिक्स्ड मेथड मेथोडोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं रिसर्च डिज़ाइन की। तो द क्रिटिकल थ्योरी पैराडाइम के अंतर्गत इस तरह के रिसर्चेस का प्रयोग किया जाता है जैसे पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्चेस, क्रिटिकल एथनोग्राफी और करिकुलम रिसर्चेस। इस तरह की जो रिसर्चेस हैं ये क्रिटिकल थ्योरी पैराडाइम के अंतर्गत की जाती हैं। और सबसे अंत में हम बात करेंगे डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो जब अभी हमने बात करी कि मेथोडोलॉजी में कैसी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करता है ये पैराडाइम मिक्स्ड मेथड मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करता है, तो सेम उसी तरह से यहाँ पर जो डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये वे वही होते हैं जो हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यानी कि जो इंटरप्रेटिविज्म और पॉजिटिविज्म में यूज़ करते हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ज़रूरत पड़ने के आधार पर टेस्ट है, क्वेश्चनेयर है ना, ऑब्जर्वेशन है। बेसिकली ऑब्जर्वेशन कैसा होगा यहाँ पर, एक्शन रिसर्च है ना। जैसे मान लीजिए यदि क्रिटिकल एक्शन रिसर्च रिसर्चर कर रहा है तो वहाँ कैसा करेगा, वो केवल ऑब्जर्वेशन ही नहीं करेगा, वो तो और ज़्यादा इंडल्ज रूप में जो है उस अपनी रिसर्च को क्रियान्वित करेगा। तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, डायरीज़ और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल, इंटरव्यू भी ले सकता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो रिसर्चर है वो आवश्यकता के अनुसार क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट का सहारा यहाँ पर ले सकता है। अब अंत में हम उस उदाहरण की बात करेंगे जो हम पहले 2 पैराडाइम्स में करते आए हैं। सबसे अंत में याद होगा, अंत में हमने एक उदाहरण दिया था, उसमें इंटरप्रेटिविज्म में भी और
पॉजिटिविज्म में भी क्या उदाहरण था वो हमने दिया था, वहाँ पर एक फिशरमैन का उदाहरण था कि यदि फिशरमैन है ना मछलियों के सामाजिक बिहेवियर को, उनके सोशल बिहेवियर को स्टडी करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा। यदि वो पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम को फॉलो कर रहा है तो वो कैसे रिसर्च करेगा, यदि वह इंटरप्रेटिविज्म को फॉलो कर रहा है तो वह क्या करेगा। और यहाँ पर यदि जो फिशरमैन है वो क्रिटिकल थियरी पैराडाइम का समर्थक है तो वो रिसर्च को कैसे करेगा, मतलब उनके सोशल बिहेवियर को कैसे स्टडी करेगा। वह क्या करेगा, यहाँ पर वो जो क्रिटिकल रिसर्च पैराडाइम को फॉलो करने वाला जो रिसर्चर है वो पानी में उनके साथ उतरेगा, ठीक है, उनको ये कहेगा कि आप देखिए कि यहाँ कितना पोल्यूशन है, उनके सोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए कहेगा, उनको अवेयर करेगा और उस पोल्यूशन के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कहेगा। किसको, मछलियों को, है ना। और साथ ही साथ केवल आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं कहेगा, वो इनसे ये कहेगा कि आप जो है एक लॉबी ग्रुप बनाइए और जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, और साथ ही साथ वह उनके बिहाफ पर उनके जो है रिवर को क्लीन करने के लिए एडवोकेसी भी करता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि यदि वह जो फिशरमैन है यदि क्रिटिकल पैराडाइम को वो अडॉप्ट कर रहा है तो यहाँ पर केवल उसका जो काम है वो रिवर के बाहर खड़े रहकर या थोड़ा सा वेट सूट पहन करके अंदर जा करके थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लेकर के रियलिटी को पता लगाना नहीं है। क्रिटिकल फिशरमैन के लिए या क्रिटिकल रिसर्चर के लिए यह आवश्यक है कि वह उस कम्युनिटी का पार्ट बने, वहाँ पर जाकर जो है समाज में व्याप्त जो असमानताएं हैं, अन्याय है, उसको आइडेंटिफाई करे और आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे उस अन्याय को न्यायोचित और फेयर सोसाइटी में बदला जाए, उसके लिए वह मार्ग प्रशस्त करता है, कहीं ना कहीं उसके लिए वह एडवोकेसी करता है। तो इस तरह से आज हमने क्रिटिकल रिसर्च पैराडाइम के बारे में जाना। आशा करती हूँ ये पैराडाइम आपको भली भांति समझ में आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए प्रकरण यानी कि एक नए पैराडाइम के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।